Good morning, students. This is our first class of advertisement, and with the perspective of examination, this topic is also important, and at the same time, it is also very easy. अगर उस समय लिखना आ गया तो वो बहुत इजी है, बट हो क्या जाता है कि इसका अंदर वेरिएशन इतने हैं, एडवर्टीजमेंट इतने तरीके के बनते हैं कि आप कितने याद रख सकते हो या कितनी उसको बना सकते हो. तो ये भी वापस वही बात है, जितना भी कंपोजिशन हम पढ़ रहे हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट एडवर्टाइजेशन, इफ़ यू टॉक अबाउट नोटिस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बनोगे. ये चीज़ बार बार मैं कहता रहा हूँ और आगे भी मैं कहूँगा, जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इसको इफेक्टिवली लिख पाओगे. कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ पहले तो. नाउ व्हाट इज एडवर्टीजमेंट? एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन. ठीक है. अब ये विज्ञापन जो होता है, ये इसको न्यूज़पेपर में हमको कैसे देना है, न्यूज़पेपर में कैसे देना है. तो न्यूज़पेपर में देने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको समझनी होगी, या हमको ये देखना होगा कि न्यूज़पेपर में हम जब इसको दे रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. अब इसके लिए पहले मैं बता देता हूँ, न्यूज़पेपर में कोई भी जो ऐड होता है दैट इज़ नॉट फ्री, राइट. वो फ्री का नहीं होता है. सेकंड थिंग, उसके अंदर जो वर्ड्स का जो कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट होता है दैट इज़ पर स्पेस. आप समझते हो स्पेस? नहीं समझते. मैं बता देता हूँ. जैसे इज और एंड लिखा मैंने, सपोज. अब इसको गिनेंगे ना तो ये कितना गिना जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि जो स्पेस है इसका भी पैसा लगता है. तो जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पर स्पेस होता है, और दूसरा दे आर मच मोर कॉस्टली, वो बहुत कॉस्टली होते हैं. तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, उसको बहुत शॉर्ट रखना है, राइट. बहुत छोटा बनाना है. देन वो फॉर्मल होना चाहिए, केवल फॉर्मेलिटी करने के लिए. देन आप जो भी जिस के लिए भी एडवर्टाइजमेंट दिया आपने, उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, उसका विवरण जिसको बोलते हैं, आपको देना है. ठीक है. देन उसके बाद में आपको एक हेडिंग भी देना है. हेडिंग इसलिए देना है क्योंकि वो उसके क्लासिफाइड में, वो उसके वर्गीकृत के अंदर उसको डाला जाएगा. सपोज आप अगर कोई चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे हो तो वो बेचने में, फॉर सेल में ही क्लासिफाइड होगा. परचेज के लिए तो परचेज में होगा, मैट्रिमोनियल तो मैट्रिमोनियल के अंदर होगा. ठीक है. लॉस्ट एंड फाउंड में है तो वहाँ होगा, सिचुएशन वैकेंट है तो वहाँ होगा, टू लेट है तो वो उसके अंदर होगा. तो आपने अखबार में भी देखा होगा, जब आप पेपर देखते हो तो आप देखोगे विज्ञापन अगर वैवाहिक है तो वो एक जैसे ही चलेंगे. बिकने के लिए कोई चीज़ है, फॉर सेल है तो वो एक जैसे ही चलेंगे. तो इसको बोलते हैं क्लासिफाइड. तो इसलिए उसका हेडिंग जरूरी है, वो उस हेडिंग के अंतर्गत आ जाएगा. देन सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए आप देख रहे हो, मैं बता रहा हूँ जो फर्स्ट ये चीज़ें नहीं है, ये तो आपको ध्यान में रखना दिमाग में. शॉर्ट और फॉर्मल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन विवरण पूरी चीज होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आपको ये समझना है जो मैं कह रहा हूँ, नो यूज ऑफ ग्रामर. आपको ग्रामर का यूज नहीं करना है. इज, आर, एम, पंक्चुएशन मार्क्स, जितना हो सब पुट एवरीथिंग इन मिनिमम, कम से कम, क्योंकि एवरी स्पेस काउंट्स, ये ध्यान रखना है आपको. एंड द लास्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, राइट. नाउ दिस इज एडवर्टीजमेंट. हालांकि आज के युग के अंदर, इन डिजिटल एज, हमको सब ये थोड़ा सा तर्क संगत नहीं लगता, लेकिन फिर भी कोर्स का हिस्सा है तो हमको समझना होगा. बिकॉज वेरी फ्यू पीपल आर टुडे इंटरेस्टेड इन गिविंग एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, क्योंकि अब डिजिटल मीडिया आ गया, डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से इंटरनेट एडवर्टीजमेंट ज़्यादा हो गए. बट देन ऑल्सो न्यूज़पेपर की अभी भी बंद नहीं हुई है, डिमांड तो है, बिकॉज अ वेरी बिग ग्रुप ऑफ पीपल डेली रीड, और या कह सकते हैं कि देयर डेली रूटीन स्टार्ट्स विथ
न्यूज़पेपर, तो अभी भी लोग पढ़ते हैं, इसलिए उसका अभी भी क्रेज़ ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ों का इसके अंदर बदलाव कर दिया गया है। आपने देखेंगे बुक्स के अंदर भी या पासबुक्स के अंदर भी या और भी जगह पर, बहुत सारी जगह पर आपको जो बोला जाएगा कॉन्टैक्ट, है ना, तो उसके अंदर क्या लिखा जाता है, दैट अ नेम इज़ रिटर्न, किसी का नाम लिखा जाता है ना। सपोज हम नाम लिख देते हैं रवि, ओके, रवि वर्मा। अब ये एडवर्टाइजमेंट देने वाला है, फिर उसका एड्रेस लिख दिया B34, है ना, RK कॉलोनी दिल्ली, ये आपने लिख दिया। और उसके बाद में उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं, है ना, कॉन्टैक्ट नंबर में आप मोबाइल नंबर लिखते हो 10 डिजिट्स का, वॉटएवर। अब ये देखिए, ये दिस इज ऑल्सो कॉस्ट कंज्यूमिंग। इसकी जगह पे आजकल एक नया टेक्निक आ गया, सीधा सा व्यक्ति कहीं पर भी हो वो आपको मिल जाएगा, एंड दैट इज ईमेल एड्रेस। तो आप इसको एक नया वर्जन में ऐड कर सकते हो। ये हालांकि एग्जाम में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से बता रहा हूँ आपको, इसको यू कैन ऐड दिस। तो आज हमने क्या देखा कि एडवर्टीजमेंट को हमको क्या करना है कि सबसे पहले तो उसको कैटेगरी मीन्स उसके लिए हेडिंग होना जरूरी है। सेकंड थिंग, शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ही शॉर्ट का मतलब कम से कम शब्दों में आप अधिक से अधिक बात अपनी कह सके, ठीक है। देन उसके अंदर क्यों शॉर्ट, बिकॉज उसके अंदर स्पेस का कॉस्ट होता है। देन मिनिमम यूज ऑफ ग्रामर, जहाँ पे करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी, बट उसका यूज बहुत प्रिसाइज रखे, सटीक रखे, कम से कम करने की कोशिश करें। देन हेडिंग होना चाहिए, और उसके बाद में नेम, कॉन्टैक्ट लिस्ट, वॉटेवर जो भी दे रखा हो वो उसके अंदर दिया होना चाहिए। नाउ अब हम बात करेंगे कि कुछ एसेंशियल्स की। एसेंशियल्स मीन्स कि क्या चीज़ें हैं जो एक एडवर्टीजमेंट में होनी ही चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी इजी, बहुत इजी से स्टार्ट करते हैं, ओके। नाउ दैट इज फॉर सेल और परचेज, ठीक है। आपको कुछ खरीदना है, बेचना है। सपोज वी स्टार्ट विथ अ व्हीकल, एक गाड़ी से शुरुआत करते हैं। तो गाड़ी से शुरुआत करने के लिए व्हाट आर द एसेंशियल्स, सबसे पहले उसका मॉडल, राइट, मॉडल मीन्स द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, देन कलर, ओके। नाउ कंडीशन, सॉरी, उसके बाद में एक्सेसरीज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्राइस एंड अगेन कॉन्टैक्ट। इतनी चीजें आपको उसके अंदर एसेंशियल्स में डालनी है। अब उसके ऊपर ज्यादा लिखते हो, दैट्स ओके। एक वर्ड जो मैं आपको पहले बता देता हूं, दैट इज, इस वर्ड को आप देख लीजिएगा, ये वर्ड थोड़ा सा अलग से है, इस वर्ड को देखिएगा, कैन रीड द वर्ड, मैं स्पेलिंग पहले पढ़ लेता हूँ, NEGOTIABLE, दिस इज निगोशिएबल। निगोशिएबल का मतलब होता है बातचीत से तय करना। ये जब मिल लेंगे, जब हम आपस में मिल लेंगे तो उसको हमको तय करना है। तो दिस फॉर्मेट कि भाई इतनी चीजें मेरे को डालनी ही है। अब सपोज आपको कोई एक गाड़ी बेचनी है, क्या बेचनी है आपको, कोई गाड़ी बेचनी है। अब आपको गाड़ी बेचनी है, आपकी कार बेचनी है। अब कार बेचनी है तो क्या लिखोगे, चलो बताओ, है ना, मारुति 800 गाड़ी बेचनी है, पुरानी हो गई, आपको बेचनी है। सो मॉडल क्या है आपके लिए, पहले बेचना है, तो हेडिंग क्या लग जाएगा, फॉर सेल। फिर आप क्या लिखेंगे, क्या बेचना है, गाड़ी बेचनी है, तो गाड़ी का डिस्क्रिप्शन बोलो। गाड़ी का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, अ मारुति 800.cc, गाड़ी का सीसी होता है, ठीक है। मॉडल 2002, ओके। कलर वाइट, हो गया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। नाउ कंडीशन, वेल कंडीशन, सिंगल हैंडेड, हो गया। देन कम्स रनिंग, एक पॉइंट मैं एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ ऑलवेज, रनिंग का मतलब कितनी चली हुई, तो आप लिख सकते हैं रनिंग 50,000 के या 50 के लिख सकते हो आप, 50,000 किलोमीटर्स रनिंग हो गया। एसेसरीज, ठीक है, तो एसेसरीज में आप क्या लिखोगे, ऑल विथ ऑल एसेसरीज, यानी कि उसकी जो ओरिजिनल एसेसरी है सारी है, या विथ ओरिजिनल एसेसरीज लिख सकते हो, या फुली लोडेड लिख सकते हो आप, ओके। नाउ कम्स टू द प्राइस, प्राइस आपने लिख दी 1,25,000, ये आपकी प्राइस है। बट उसके बाद क्या लिखोगे, या अपने प्राइस के बाद ये लिख दीजिए आप, प्राइस निगोशिएबल। प्राइस निगोशिएबल का मतलब मिलकर के बातचीत से पैसा जो है वो तय कर देंगे। एंड देन कम्स द कॉन्टैक्ट, ओके, जैसे रवि टेलर B34 RK कॉलोनी दिल्ली, और उसके बाद में उसका मोबाइल नंबर। सो इसके बाद में आप
लिखेंगे, वो लिखेंगे क्या वो लैंग्वेज में बताऊंगा, बट ये एसेंशियल्स है कि इतनी चीज़ें मेरे को उस एडवर्टीजमेंट में चाहिएगी। तो अब एडवर्टीजमेंट जो होता है दैट इज ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है। अब आपको बता दूं इसके अंदर कैसे इसको बाइफरकेट करते हैं। ये है 1+1 2 1, 1 जो होता है दैट इज फॉर हेडिंग, 2 इज फॉर कंटेंट, और 3 जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन होता है, जो आप बॉक्स बनाते हो, आप इसकी सिमेट्री से लिखते हो, कैसे लिखते हो, ये उसका। सो दिस इज द बाइफर्केशन ऑफ द मार्क्स, कि इस तरह से इनका मार्क्स को तोड़ा हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट। तो जब भी अभी हमने इन्विटेशन देखा, उसके अंदर इस तरह से बॉक्स बनाना है इनफॉर्मल। अब किसी बच्चे का शायद निष्ठा का आया था कि बॉक्स में क्या करना है, आपको याद रखना है कि इनफॉर्मल इन्विटेशन इज अ लेटर टाइप, उसके अंदर बॉक्स नहीं बनता है। लेटर में आप बॉक्स बना के लिखते हो क्या? नहीं लिखते। देन अगर नोटिस हुआ, नोटिस हैज़ टू बी रिटन इन द बॉक्स, और इसी तरह से एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो टू बी रिटन इन बॉक्स। ओके, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको एक इस तरह का एडवर्टीजमेंट बना करके बताऊंगा। तब तक आपको ये देखना है, आपके पासबुक हो, अगर आपके पास बुक्स हो तो आपको ये देखना है कि हमने क्या एसेंशियल्स लिखा है। एक बार मैं वापस एसेंशियल्स को मैं बता देता हूँ कि आपको कुछ बेचना है तो अगर हमने व्हीकल लिया है अभी एक बार, तो मॉडल, कलर, कंडीशन, रनिंग, एसेसरी, प्राइस, कॉन्टैक्ट, और एक वर्ड को आप नोट कर लेना, नेगोशिएबल। ओके, अगली क्लास के अंदर इसका हम एक डेमो देखेंगे या एक बना करके देखेंगे, जिससे आपको इसको समझने में आसानी होगी। ओके, टिल देन गुड बाय। Good morning student, this is our lesson basic concept of national income। राष्ट्रीय आय की अवधारणा लेसन पे हैं हम लोग, और कल हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, इसका पहला भाग पढ़ा था, आज दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 है ये। और कल हम लोगों ने देखा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब आय का वर्तुल प्रवाह, और हमने देखा था स्टॉक और फ्लो में अंतर, मतलब स्कंध और प्रवाह में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन देखा था। ये दो चीज़ें समझते समय बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, पर बाद में दिमाग से निकल भी जल्दी जाती है, तो इनको थोड़ा रिपीटेशन चाहिए होता है। अब आपके पास ये प्लस पॉइंट है, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे होते तो आप एक ही बार पढ़ते मुझसे, उसके बाद जब रिवीजन होता तब पढ़ते, पर अभी आपके पास वीडियो है ना, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसे थोड़ा 1-2 बार और देख लो, तो वो अभी क्लियर हो जाएगा। जब जब आपको इस पर डाउट हो तब आप इसको वापस देख सकते हो, तो उस वीडियो को आप वापस देख लेना। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा टर्म है रियल फ्लो। छोटे छोटे टर्म्स है कुछ, ये कल जो हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसी से रिलेटेड है। रियल फ्लो का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू बिजनेस फर्म सेक्टर एंड फॉर कंजम्पशन from business firm sector to household sector in a real form। जो भी चीज़ों का लेन देन या मजदूरी का लेन देन या जो भी लेन देन होता है एक पारिवारिक क्षेत्र और एक बिजनेस फर्म में, कल जो अपन ने पढ़ा था ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का वर्तुल प्रवाह, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें वो जो 2 क्षेत्र थे उनका जो आपस में लेन देन होता है उसको बोलते हैं रियल फ्लो। ठीक है, मनी फ्लो किसको बोलते हैं? मनी फ्लो मतलब मुद्रा प्रवाह। रियल फ्लो का मतलब था वास्तविक प्रवाह। ठीक है, इजी है। वास्तविक प्रवाह मतलब मैंने किसी और को कोई चीज़ दी, उसने मुझे कोई चीज़ दी, ये वास्तविक प्रवाह हो गया। और मुद्रा प्रवाह मतलब मनी फ्लो क्या होगा कि उन चीज़ों के बदले हम एक दूसरे को पैसे दे रहे हैं, तो वो मुद्रा प्रवाह होगा, मतलब पैसा आपस में घूमता जा रहा है, मैंने उसको दिया, उसने मेरे को दिया, है ना, ऐसे जो मैं कल बता चुकी हूँ आपको, उस तरह से वो मनी फ्लो होगा। छोटे छोटे टर्म्स हैं ये, इनको थोड़ा समझना है बस। आगे हम बढ़ेंगे। कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स का मतलब होता है उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं कंजम्पशन गुड्स का मतलब। उपभोक्ता वस्तु बहुत इजी है, जैसे कि उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर होता है, कस्टमर होता है, ये बात आपको पता होगा हिंदी मीडियम, है ना। और कंजम्पशन मतलब खरीदना।
खरीदेगा कौन? कंज्यूमर या कस्टमर ही खरीदेगा, और तो कोई नहीं खरीदेगा, है ना। जैसे आपको पेन चाहिए, आपका पेन बंद हो गया लिखते लिखते, तो आप जाओगे दुकान पे, बोलोगे मुझे एक पेन दो, पेन खरीदो, वो पेन देगा। हो सकता है वो कुछ थोड़ी वैरायटी के पेन बता, हाँ इसमें से कौन सा चाहिए, तो आप देखोगे कि मुझे कितने पैसे वाला चाहिए, उतने 10 रुपये में चाहिए, तो 10 रुपये में कौन कौन से अवेलेबल हैं उनमें से आप चूज़ करोगे, लोगे, है ना। तो वो होगा कंजम्पशन। कंजम्पशन गुड्स मतलब आपको ज़रूरत पड़ी, आप गए, आपने खरीदा, कंजम्पशन हो गया। खरीदते क्यों हैं अपन कुछ चीज़? इस्तेमाल करने के लिए। इस्तेमाल करने के बाद या तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है या फिर वो थोड़े लंबे समय तक चलती है। जैसे कि आप एक चॉकलेट खरीदते हो, चॉकलेट खोली, आपको खरीदी क्यों? आपकी इच्छा हुई होगी। कभी कभी बहुत भूख लगती है, कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है तो भी चॉकलेट खरीद लेता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं मुझे वो वाली चॉकलेट खानी, इच्छा हो जाती है बस, तो खरीद ली। या किसी को दे रहे हो आप चॉकलेट, बच्चों को या किसी को भी, तो वो भी खाएगा ही। अब जो भी चॉकलेट लेगा वो खोलेगा, खाएगा, चॉकलेट ख़त्म। ये नहीं होगा कि चॉकलेट को वापस निकालेंगे, वापस उसको चबाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, है ना। तो कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं? जो एक बार में, मतलब खरीदने के बाद इस्तेमाल करने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स। ये बहुत लंबे नहीं चलते, भले चॉकलेट तुरंत ख़त्म हो गई, आपने कोई कपड़ा लिया, वो भी कंजम्पशन गुड्स ही है, क्योंकि वो एक ना एक दिन तो ख़राब होगा, कहीं से सिलाई निकलेगी, फटेगा, या कुछ ना कुछ होगा, या आप खुद उसका कलर भी फीका पड़ जाएगा धो धो के, या आप खुद बोर हो जाओगे कि नहीं अब मुझे ये नहीं पहनना, अब मैं कुछ और पहनूंगा, पर अब इसको नहीं पहनना, बस इसको फाड़ दो या इसको किसी को दे दो, है ना। तो वो कंजम्पशन गुड्स हैं। टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट भी आप यूज़ करते जाओगे, पेस्ट ख़त्म होता जाएगा, धीरे धीरे पूरी ट्यूब ख़त्म हो जाएगी। टूथब्रश है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, शैम्पू, सोप या जो भी चीज़ें हैं वो सारे कंजम्पशन गुड्स आती है, उपभोक्ता वस्तु आती हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलती नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जो उत्पादन में सहायक होती है, उत्पादन में सहायक वस्तुएं। वैसे इनका और भी मेन नाम कुछ और है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा हिंदी में, पर कैपिटल गुड्स वो होती हैं जो उत्पादन में सहायक होती हैं। जैसे कि किसी कंपनी में एक बड़ी सी मशीन खरीदी गई है, ठीक है। वो मशीन क्या शो के लिए नहीं खरीदी जाती, इतना पैसा खर्च किया है तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन करेंगे, मतलब चीज़ें बनाएंगे, वस्तुएं बनाएंगे, है ना। जैसे कोई भी फैक्ट्री देख लो आप, जैसे कि ब्रेड की फैक्ट्री होती है, ब्रेड बनाने की, तो वहाँ पे अगर कोई मशीन आई है, मशीन का मतलब वो ब्रेड को शेप देने के लिए या काटने के लिए या उसको बेक करने के लिए, मतलब पकाने के लिए, भट्टी जैसी कोई मशीन वगैरह, तो वो रख के कितने दिन रखेंगे, उसको खरीदा इसीलिए ना कि उससे उत्पादन करें, उससे उत्पादन करेंगे और उस उत्पादन को बेचेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। तो ये जो कैपिटल गुड्स होती है वो उत्पादन में सहायक होती है, उसको इसीलिए खरीदा जाता है कि उससे और दूसरी चीज़ें बनाई जा सके, उसी का इस्तेमाल नहीं होता कैपिटल गुड्स का, बल्कि उससे दूसरी चीज़ें बनाते हैं और उसको बेचते हैं और उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उससे बोलते हैं कैपिटल गुड्स। इन वस्तुओं की क्या बात होती है, इन कैपिटल गुड्स की क्या खासियत होती है कि ये लंबे समय तक चलती है। मशीनरी कैसी होती है, लंबे समय तक चलती, जैसे आपके घर पे एक स्वीविंग मशीन है, मतलब सिलाई मशीन है, ठीक है। आपके घर पे आप घर के कपड़े ही सीते हो, मतलब कुछ टूटे, कुछ फट गए या कुछ रफू करना है, छोटे बड़े घर के काम के लिए सिलाई मशीन होती है। वो ही सेम सिलाई मशीन, वैसी ही सिलाई मशीन एक टेलर के घर पे, जो मतलब टेलरिंग का काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, जैसे कि वो कुछ भी कपड़े बनाते हैं उस मशीन की मदद से और फिर बेचते हैं और पैसे कमाते हैं,
है ना। तो वहाँ पे वो सिलाई मशीन अपने घर पे तो एक नॉर्मल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, पर वो सिलाई मशीन उस टेलर के वहाँ क्या हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, क्योंकि वो उसको कमाने में मदद कर रही है ना, तो वहाँ पे वो कैपिटल गुड्स हुआ, मतलब उत्पादन करने में सहायक वस्तु हो गई। ये होती है कैपिटल वस्तु। ये क्या होती है, थोड़े समय के बाद इनमें कुछ टूट फूट हो जाती है, कुछ खराबी हो जाती है, तो उनके कुछ पार्ट निकाल के और नए पार्ट लगाने पड़ते हैं, या उन्हें थोड़ा रिपेयर करना पड़ता है ना। तो कैपिटल गुड्स को मतलब उत्पादन में सहायक जो वस्तु होती है उनको कुछ समय के बाद उनमें जो नियमित टूट फूट आती है उसको दूर करना पड़ता है, मतलब उनको ठीक करवाना पड़ता है। थोड़े टाइम तो ये बहुत अच्छी चलती है, फिर चल के, क्योंकि इनका उपयोग पूरे टाइम लिया जाता है। अब जैसे कि अपने घर पे भी पंखा होता है तो अपन उसको दिन में एक बार तो एटलीस्ट बंद करते हैं, टीवी होता है तो एक बार तो एटलीस्ट बंद करते हैं, खराब हो जाता है। लेकिन कैपिटल गुड्स का क्या होता है, वो चलता रहता है ना। जब तक कि फैक्ट्री रात को बंद नहीं होती, वर्कर्स जब तक वर्कर के शिफ्ट लगते रहते हैं, वो मशीन चलती रहती है, तो वो चल के धीरे धीरे क्या होती है, ख़राब होने लग जाती है। और ख़राब होती है तो उसमें कुछ ना कुछ ऑयलिंग है, या सब मशीनों का अलग अलग कुछ भी रहता है, जो भी उनका होता है ठीक करवाने का प्रोसेस, या क्या उसमें कुछ नया डालना पड़ता है, उस हिसाब से उस कैपिटल गुड्स को ठीक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था कैपिटल गुड्स। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखो मैं नीचे नहीं लिख सकती, नीचे लिखूंगी तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मेरे को ये सब मिटाना पड़ता है और वापस से मुझे ऊपर लिखना पड़ता है। फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब होता है अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं, हिंदी में इनको बोलते हैं अंतिम वस्तुएं और इंग्लिश में बोलते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल मतलब आप समझते हो, अंतिम। अब इन्हें अंतिम वस्तुएं किन्हें बोलते हैं, तो वो वस्तुएं जो बन के तैयार है। देखो वस्तु के 3 स्टेजेस होते हैं, मैं बता देती हूँ आपको। रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड। फिनिश्ड को ही बोलते हैं फाइनल गुड्स। हिंदी में भी मैं लिख लेती हूँ। रॉ मटेरियल का मतलब है कच्चा माल, कच्चा माल जो होता है वो। सेमी फिनिश का मतलब है अर्धनिर्मित, मतलब आधी बन चुकी है वो चीज़, ना वो कच्चे माल में है ना वो अंतिम वस्तु में। और फाइनल और फिनिश गुड्स का मतलब होता है अंतिम वस्तु। कच्चा माल अर्धनिर्मित वस्तु है, ठीक है, ये वस्तुएं, और ये है अंतिम वस्तु। देखो रॉ मटेरियल जो होता है, कच्चा माल जो होता है, बिल्कुल कच्चा माल। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक कपास जो उगाते हैं ना, रुई जो कपास बोलते हैं, खेत में जो कपास उगता है, अब वो कपास जब उस फसल से अलग करते हैं, मतलब वो ऐसे ही अलग करना पड़ता है, तो वो जो कपास है वो प्योर कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। उसका इस्तेमाल हम वैसे ही नहीं कर सकते, उसमें कचरा भी होता है, उसको साफ भी करना पड़ता है ना। अपन जो रुई इस्तेमाल करते हैं ना दीपक करने में, या हॉस्पिटल में ये जो बैंडेज में वगैरह रुई जो कॉटन इस्तेमाल करते हैं, उसको भी साफ़ करते हैं बहुत बार, है ना, तब वो वैसी सॉफ्ट और वो होती है। बाकी उसमें वो बीज और वो अटके हुए रहते हैं, कचरा, मैंने भी देखा हुआ है। तो वो रॉ मटेरियल है, प्योर रॉ मटेरियल, ठीक है। फिर वो साफ़ हो गई, अर्धनिर्मित वस्तु है, ठीक है। फिर उसका धागा बना तो वो अंतिम वस्तु हो गई। धागा क्या हो गई यहाँ पे, अंतिम वस्तु हो गई। जो साफ किया हुआ कॉटन है, मतलब रुई है, वो अर्धनिर्मित हो गई, मतलब न तो वो पूरी तरह से कच्चा माल है, न वो पूरी तरह से अंतिम वस्तु है, ठीक है।
अब दीपक में भी अपन रुई थोड़ी लगा देते हैं डायरेक्ट, नहीं, उसको एक शेप देते हैं, उसको वो वैसी वाट बनाते हैं, उसका दीपक जैसा शेप देते हैं उसको, है ना, फिर उसका दिया लगता है। ऐसे ही आप रुई लग के लगा लो, नहीं लगेगा आपसे, है ना, तो वो भी एक कच्चा माल है। बैंडेज में भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें पहले दवाई लगाएंगे, फिर वो जहाँ पे लगा होगा वहाँ पे वो रुई लगाएंगे, फिर ऊपर बैंडेज करेंगे, पट्टा वगैरह जो भी है। तो अर्धनिर्मित वस्तु है। और जो वो प्योर जैसे वो निकाला हुआ है खेत से, उसी तरह उसी शेप में वैसा ही उसी तरह से है, तो वो कच्चा माल है। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे कि गेहूँ। अगर कोई फैक्ट्री है, अपने ये सब तुम लोग खाते हो ना पैकेज फूड्स, जैसे कि वो मैगी में भी गेहूँ मतलब इसका मैदे का इस्तेमाल करते हैं। मैदा जो है वो गेहूँ से ही बनता है। तो मैगी बनानी है, सपोज कोई मैगी बनाने वाली, नूडल बनाने वाली कंपनी, मैदे से बनता है नूडल, ये बात ध्यान में रखना। और मैदा जो है वो भी गेहूं से ही बनता है, लेकिन वो गेहूं को बहुत बार एकदम बारीक 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 पीस के और बहुत बारीक छान के बनता है, इसलिए मैदा हमसे डाइजेस्ट नहीं होता। तो गेहूं कच्चा माल है। फिर गेहूं को जब मैदा बनाया गया तो वो अर्धनिर्मित हो गया, मतलब सेमी फिनिश गुड्स हो गया। और जब मैदे से नूडल या मैगी जो भी बनी तो वो फिनिश गुड्स हो गया। ठीक है, इसी तरह से स्टील को भी देख लेते हैं। स्टील जो होता है एकदम स्टील, खाली स्टील, वो कच्चा माल है। ठीक है, स्टील की शीट समझते हो, प्लेन एक स्टील का पत्रा, प्लेन, वो शेप वाला भी नहीं। ठीक है, वो कच्चा माल है। और उससे जो बर्तन बने उसको फोल्ड करके या उसको जो भी करके, वो है अपनी अंतिम वस्तु, मतलब फिनिश गुड्स है। ठीक है, और हम लोग फिनिश गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, कच्चे माल का या अर्धनिर्मित का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये 3 फॉर्म होती है गुड्स की। इसमें जो तीसरी फॉर्म है इसे बोलते हैं फिनिश गुड्स या फाइनल गुड्स, मतलब अंतिम वस्तुएं बोलते हैं। तो अब आपको अंतिम वस्तु का मतलब समझ में आ गया होगा। अंतिम वस्तुएं कौन सी होती है? जो फिनिश गुड्स होती हैं, मतलब पूरी तरह से बन के तैयार होती हैं, जो आपको खाली खरीदनी और इस्तेमाल करनी है, मतलब बिकने के लिए तैयार है, वो फिनिश गुड्स है, फाइनल गुड है। जो बिकने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, उसको कुछ और भी करना है, वो सेमी फिनिश गुड्स है, मतलब अर्धनिर्मित वस्तु है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब है इंटरमीडिएट गुड्स। देखो ये मैं अभी समझा चुकी हूँ। इंटरमीडिएट गुड्स एक वर्ड में ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझा चुकी हूँ। इंटरमीडिएट गुड वही है, सेमी फिनिश जो गुड्स है ना, उसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। सेमी फिनिश्ड मतलब हिंदी मीडियम, इसका मतलब होता है अर्धनिर्मित वस्तुएं, जो ना कच्चा माल है और ना पूरी तरह से बनी है। जैसे कि मैंने बताया कि स्टील जो है वो बिल्कुल कच्चा माल है, स्टील की शीट जो है वो अर्धनिर्मित है, इंटरमीडिएट। तो वो शीट को हम लोग इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। या फिर वो मैंने वो कपास वाला एग्जांपल दिया था, जो कपास हमने खेत मतलब उसके प्लांट से निकाला है, वो बिल्कुल कच्चा माल है, लेकिन उसको साफ करोगे, प्योर अच्छी रुई में कन्वर्ट करोगे तो वो अर्धनिर्मित मतलब इंटरमीडिएट हो जाएगा। उसको आप वो करके और धागा बनाओगे, धागे से कपड़ा बनाओगे तो फिनिश गुड्स हो जाएगा, फाइनल गुड हो जाएगा, जो मतलब बिकने को तैयार होगा। धागे भी हम लोग इतने नहीं खरीदते, धागे लिमिटेड होते हैं घर पे, लेकिन कपड़े खरीदते हैं, तो धागों से ही तो कपड़े बनते हैं। तो फिनिश गुड्स क्या हो गया? कपड़ा, है ना। और धागा क्या हो गया यहाँ पे? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। इसी का नाम है इंटरमीडिएट गुड्स। सेमी फिनिश गुड का ही नाम इंटरमीडिएट गुड है। हिंदी में इसे हम लोग अर्धनिर्मित वस्तु बोलते हैं। तो ये थे अपने कुछ गुड्स जो आज हमने देखे, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। आगे हम लोग कल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो टर्म्स थोड़े से अलग हैं, तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही शुरू करूँगी। दैट्स इट। आज का हमारा टॉपिक है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। एक सवाल था हमारे दिमाग में कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज क्या दिया जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर पूंजी पर ब्याज के बारे में लिखा हुआ है तो ही आपको पूंजी पर ब्याज देना है, अदरवाइज आपको पूंजी पर ब्याज नहीं देना है। तो सबसे पहली बार देना है या नहीं देना है वो कहाँ से पता करेंगे हम?
उस क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा या पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ होगा कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना है या नहीं देना है। देना है तो कितना % देना है, किस हिसाब से देना है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाएगा, है ना। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज कहां से दिया जाएगा, उनकी ओपनिंग कैपिटल यानी कि जो प्रारंभिक पूंजी होगी वहां से हम कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अगर कोई साझेदार ओपनिंग कैपिटल तो है ही उसके पास, लेकिन उसके अलावा अगर ड्यूरिंग द ईयर यानी कि साल के दौरान, वर्ष के मध्य में भी अगर अतिरिक्त पूंजी लगाता है तो उस पर भी ब्याज दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है। तो ड्यूरिंग द ईयर जो है उसके अंदर भी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम को ध्यान में रखा जाएगा, यानी कि समय सीमा को ध्यान में रखा जाएगा। कितने वर्ष के लिए उसने पैसा, कितने महीने के लिए, कितने वर्ष के लिए जो पैसा लगा रखा है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। एक और बात है कि कभी कभी किसी क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दी होती है। क्या दी होती है? क्लोजिंग कैपिटल। और कुछ एडजस्टमेंट होंगे, जैसे ड्रॉइंग्स होगा, एडिशनल कैपिटल होगी, कैपिटल विड्रॉ होगा, तो ये एडजस्टमेंट होंगे जिनके थ्रू अपने को क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी। फिर ओपनिंग कैपिटल पर अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं फॉर्मेट के क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ कैसे जाते हैं। चलिए देखते हैं। प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करना है, यानी फाइंड ओपनिंग कैपिटल। ये कब फाइंड करेंगे, जब आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी और कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे जिनके बेसिस पे आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है और उस ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो देखिए फॉर्मेट ये प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करने का, जिसके अंदर सबसे पहली चीज आपको लिखनी अंतिम पूंजी यानी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जो आपको लिखना है वो अमाउंट लिख देना है। फिर दूसरा एडजस्टमेंट आपको करना है, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखा है तो आपको ऐड करना है, और अगर नहीं दे रखा है तो छोड़ देना है। क्या करना है, अंतिम पूंजी के अंदर आपको ऐड करना है ड्राइंग, यानी कि जो साझेदारों ने आहरण किया है वो पैसा आपको क्या करना है, ऐड करना है। फिर उसके बाद ऐड आपको करना है पूंजी को निकालना। अगर किसी साझेदार ने वर्ष के मध्य में कोई पूंजी निकाल दी है, कैपिटल विड्रॉ कर दिया है, तो कैपिटल विड्रॉ करने को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर क्वेश्चन में कैपिटल विड्रॉ नहीं दे रखा है तो नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद चौथा नंबर अपना आ रहा है चालू वर्ष की हानि। तो जो लॉस होता है, लॉस को हम ऐड करेंगे। कब ऐड करेंगे, जब आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना हो तो लॉस को ऐड करेंगे, यानी करंट ईयर का जो लॉस है वो आपको ऐड करना है। फिर उसके बाद पांचवा एडजस्टमेंट है अतिरिक्त पूंजी। अगर किसी साझेदार ने एडिशनल कैपिटल लगा रखी है, अतिरिक्त पूंजी लगा रखी है, तो आपको लेस करना है, एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे। फिर नेक्स्ट आ रहा अपना चालू वर्ष का लाभ यानी करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर के प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। करंट ईयर के प्रॉफिट या करंट ईयर का लॉस, इन दोनों में से एक ही कोई चीज आएगी। हानि और लाभ दोनों एक साथ कभी नहीं आते, या तो हानि होगी या लाभ होगा। तो जब आपको अगर हानि दे रखी है क्वेश्चन में तो आपको ऐड करना है, और अगर प्रॉफिट दे रखा है करंट ईयर का तो आपको लेस करना है। तो इस तरह से ऐड लेस करते हुए हमको क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है। तो इस तरह से जो अमाउंट अपना निकलेगा वो किसका निकलेगा, प्रारंभिक पूंजी का। ध्यान रखिए कि हम ड्राइंग को विड्रॉ करते हैं यानी कैपिटल में से माइनस करते हैं, लेकिन आपको जब नीचे से ऊपर की ओर जाना है यानी कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की ओर जाना है, तो हम इन सारी चीजों को उल्टा कर देते हैं। जैसे आहरण निकालते तो माइनस हो जाता है, हम उसको प्लस कर रहे हैं। पूंजी को निकालते हैं, पैसा कम पड़ जाता है तो आपको वापस ज्यादा चाहिए तो ऐड करेंगे। चालू वर्ष की हानि से भी कैपिटल कम पड़ जाती है, हम ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए इसको भी ऐड कर देंगे। एडिशनल कैपिटल लगाने से कैपिटल बढ़ जाती है, हमें वापस कैपिटल चाहिए ओरिजिनल वाले, तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। फिर उसके बाद चालू वर्ष का लाभ है, प्रॉफिट आने से भी कैपिटल बढ़ जाता है, तो हमें उस कैपिटल को क्या करना है, वापस कम करना है, इसलिए क्या करेंगे, वापस लेस करेंगे। तो इस तरह से हम प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करेंगे। चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके पास 1000 रुपए थे, कितने थे, 1000 रुपए थे। आपने क्या किया, उसमें से 200 रुपए का एक अकाउंट्स का रजिस्टर खरीद लिया। अगर 200 रुपए का अकाउंट्स का रजिस्टर खरीदेंगे तो आपके पास पैसा कितना बचेगा, 800 रुपए। तो पैसा कम हो जाएगा, रजिस्टर खरीदेंगे तो पैसा चला जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बचे हुए 800 रुपए। फिर आप घर गए शाम को, अपने पापा को बोला कि हमने रजिस्टर खरीदा 250 रुपए का।
कितने का खरीदा? 250 रुपए का। तो पापा से आपने कितने ले लिए? 250 रुपए ले लिए। अब जब 250 रुपए आप लोगे तो 250 लेते ही आपके पास जो पहले का पैसा है वो बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास? 1050 रुपए। तो देखिए आपने क्या किया, यहाँ पर आपने खर्चा किया था तो माइनस किया, यहाँ पर आपने पैसा आया, अपने पास पैसा और आया तो अपना पैसा बढ़ गया। तो इस तरह से देखेंगे अपने पास। तो ये थी ओपनिंग कैपिटल, इसको हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल, और ये कहलाती है अपना क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि जो लास्ट में कैपिटल बची हुई है वो कितनी है, वो है अपने पास क्लोजिंग कैपिटल 1050 रुपए। लेकिन जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन में बोला जाएगा आपको कि 1050 आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, आपने जिसमें 200 का रजिस्टर खरीद रखा है और 250 रुपए आपने एडिशनल कैपिटल के लगा रखे हैं। 200 रुपए विड्रॉ कर रखा है या ड्रॉइंग कर रखा है और 250 रुपए आपने एडिशनल कैपिटल के लगा रखे हैं। तो आपको क्या फाइंड करना है? ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए 1050 से हम 1000 को वापस कैसे लाएंगे? तो यहाँ पर देखिए 1050 रुपए अपने पास है, जिसको हम बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। जो पैसा आपने लेस कर दिया है उसको ऐड करेंगे। तो आपने लेस कौन से किए थे? रजिस्टर के। अगर आप ये रजिस्टर नहीं लेते तो आप क्या करेंगे? 200 रुपए ऐड करेंगे। अगर ये रजिस्टर 200 का नहीं खरीदते तो आपके पास 200 रुपए बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब आपके पास ये बैलेंस कितना हो जाता? 1250 रुपए। उसके बाद 250 रुपए जो आपके पापा ने दिए थे रजिस्टर से, आपने वापस लिए थे, 250 रुपए का आपने रजिस्टर खरीदा था। अगर ये 250 रुपए आपके पापा आपको नहीं देते तो आपके पास बैलेंस कितना होता? अगर 250 माइनस कर देते हैं, पापा नहीं देते हैं, तो अपने पास बैलेंस कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। यही 1000 रुपए अपना क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। तो दोस्तों समझ में आ ही रहा होगा कि जो चीजें आपने लेस कर चुके थे उनको वापस ऐड कर दो, या जिन चीजों को आपने ऐड कर चुके हैं उनको लेस कर दो, तो आपके पास क्लोजिंग से ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, यानी कि ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है। तो देखिए कितना इजी है ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना। जिन चीजों को आपने लेस किया है बस उन्हीं को आपको ऐड करना है, जिनको ऐड किया है उनको लेस करना है। अब दोस्तों हम देखेंगे पूंजी पर ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला, यानी कि क्या सूत्र है हमारे पास पूंजी पर ब्याज ज्ञात करने का। यहाँ पर 2 फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे। पूंजी पर 2 फॉर्मूले दे रखे हैं कि ये दोनों फॉर्मूले हम कब कब यूज करेंगे? जब आपकी कैपिटल फिक्स है, यानी कि नोट में लिख रखा है कि जब आपकी कैपिटल फिक्स है तो आप फर्स्ट वाला मेथड यूज करेंगे। यानी कि फिक्स का मतलब होता है कि जब आपने कैपिटल एक बार लगा दी है या ओपनिंग कैपिटल है उसके अंदर आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, यानी ना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, मतलब कैपिटल न तो लगाई है और ना कैपिटल को विड्रॉ किया है, ना यानी कि कैपिटल आहरित भी नहीं की है, कैपिटल को निकाला भी नहीं है। तो इसका मतलब आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो उसका फॉर्मूला है पूंजी की राशि, यानी कि जो पैसा है कैपिटल अमाउंट यानी अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू दर इनटू अवधि अपॉन 100 इनटू 12, यानी कि क्या फॉर्मूला बना? अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट इनटू पीरियड अपॉन 100 इनटू 12। इसको ध्यान से देखना कि जो पैसा आपने लगा रखा है पहले उसको लिखना है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है, इनटू अवधि यानी कि कितने समय के लिए वार्षिक है तो वार्षिक अपने को, तो जितने महीने के लिए आपने लगा रखा है वो पैसा ऊपर महीने आ जाएंगे, डिवाइड बाई 12 यानी कि 12 महीनों में से आपने कितने महीने तक ये पैसा लगा रखा है वो ऊपर आ जाएंगे, और इंटू 100 यानी कि दर के नीचे तो 100 आता ही यानी कि रेट अपॉन 100। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला जो बना अपना पूंजी पर ब्याज, ये कब यूज करेंगे? जब आप कैपिटल सिर्फ एक बार लगाते हो, उसके अलावा उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, यानी कि ना तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं ना कैपिटल को विड्रॉ करते हैं। देन सेकंड फॉर्मूला अपना आता है अतिरिक्त पूंजी लगाने या निकालने पर। अगर आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है कि पूंजी पर ब्याज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला है गुणनफलों का योग इंटू दर बटा 100 इंटू 12, यानी कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने का इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ जो पूंजी की राशि है उसको अवधि से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गुणनफलों का योग आएगा और उसको दर से मल्टीप्लाई करके अपन निकाल सकते हैं। यानी कि जो पर्टिकुलर ये कब यूज करेंगे? सेकंड वाला फॉर्मूला, जब आप अलग अलग जैसे एक बार पैसा लगाया उसके बाद फिर अतिरिक्त पूंजी लगाई, फिर आपने वो पैसा लगाया, फिर कैपिटल विड्रॉ कर दिया, यानी कि कैपिटल को आपने निकाल लिया, तो उस सिचुएशन में आपको ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपको जब कैपिटल फिक्स होगी तभी यूज करना है। देन सेकंड आपको ये वाला फॉर्मूला आपको कब यूज करना है? जब आप कैपिटल को चेंजेस करते हैं, यानी कि ओपनिंग कैपिटल के अंदर आपने एक्स्ट्रा लगा रहे हैं या कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है।
तो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आपस देख लीजिए। अब देखते हैं हम पूंजी पर ब्याज संबंधी प्रावधान, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान में रखना है दोस्तों कि पूंजी के इस कंडीशन में क्या प्रावधान किए जाएंगे। तो पहला है अपने पास सिचुएशन जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं हो। दोस्तों, जब कोई उल्लेख नहीं होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो ऐसी दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरा आ रहा है अपने पास, जबकि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने का अगर उल्लेख तो है, किंतु ये स्पष्ट नहीं है कि पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार यानी चार्ज ऑन प्रॉफिट माना जाएगा या लाभों का नियोजन माना जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपके पास 3 सिचुएशंस आती है। कौन कौन सी? इस स्थिति में पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाएगा जबकि फर्म में लाभ हो। इसमें निम्न 3 परिस्थितियां हो सकती है। दोस्तों, जब आपको अगर कहे क्वेश्चन के अंदर कि प्रॉफिट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है और आपके पास प्रॉफिट भी हो, लेकिन ये नहीं पता है कि चार्ज ऑन प्रॉफिट है यानी कि लाभों पर प्रभार यानी कि भार है लाभों पर एक तरह से, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? पहला, हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। भले ही आपके पास पार्टनरशिप डीड के अंदर कहा है कि पूंजी पर ब्याज देना है, लेकिन अगर लॉस हो जाएगा तो उस सिचुएशन में आपको हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं देना है। लेकिन दूसरी कंडीशन आती है, यदि फर्म के पास लाभ है और वो भी कितना है? ब्याज देने से पूर्व या ब्याज के बराबर है अथवा ब्याज से ज्यादा है, यानी कि जितना भी ब्याज आपकी पूंजी पर बन रहा है अगर उससे ज्यादा प्रॉफिट है या उसके बराबर है तो आपको पूरा का पूरा ब्याज दे देना है। लेकिन अगर आपके पास लॉस है तो आपको उस सिचुएशन में नहीं देना है। लेकिन एक थर्ड सिचुएशन आ रही है आपके पास कि यदि फर्म का लाभ ब्याज देने से पूर्व ब्याज से कम हो, इस दशा में लाभों को पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांट लिया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास मान लो ब्याज ज्यादा बन रहा है और लाभ कम हो रहे हैं तो उस लाभ को लाभ हानि अनुपात में नहीं बांटेंगे, उसको क्या करेंगे? ब्याज अनुपात में बांटेंगे, यानी पूंजी पर जो ब्याज है उस ब्याज के अनुपात में बांट देंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको कि पहली सिचुएशन क्या थी इसके अंदर कि आपको अगर हानि है, हानि की कंडीशन में आपको कोई भी ब्याज नहीं देना है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉफिट ज्यादा है यानी कि ब्याज से ज्यादा या ब्याज के बराबर है तो आपको पूरा का पूरा साझेदारों को ब्याज दे देना है। लेकिन थर्ड सिचुएशन आ रही है कि आपके पास प्रॉफिट तो है लेकिन इतना नहीं है यानी कि सफिशिएंट नहीं है कि आप साझेदारों को पूरा का पूरा पूंजी पर ब्याज दे सको, इसलिए उस पूंजी के ब्याज को हम क्या करेंगे? ब्याज अनुपात में बांट देंगे, न कि लाभ हानि अनुपात में। और थर्ड सिचुएशन आ रही है आपके पास, जबकि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार मानने का उल्लेख हो, यानी कि प्रभार का मतलब होता है कि चाहे आपके पास प्रॉफिट हो या लॉस हो, उस कंडीशन में आपको पूरा का पूरा ब्याज का पैसा देना ही है। तो इस स्थिति में फर्म को चाहे लाभ हो अथवा हानि, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। वह लेखा लाभ हानि खाते में किया जाएगा, न कि लाभ हानि नियोजन खाते में। यानी कि जब लाभों पर प्रभार यानी चार्ज ऑन प्रॉफिट अगर कह देते हैं इंटरेस्ट के बारे में, तो आपको वो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वापस देखिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए ताकि मैं अगले वीडियो में उसको और सुधार सकूं। ठीक है, थैंक